नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। समाचार चैनलों और मीडिया में ज़्यादातर आप ऐसी खबरें देखते होंगे जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें होती हैं। इनमें भी ज़्यादातर मामले ससुराल पक्ष या पति के उत्पीड़न के होते हैं। अधिकांश मामले सही भी होते हैं और महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी वाकई समाज में होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो ऐसी महिलाएं अगर कानून और मीडिया तक पहुंच जाएं तो उनकी सुनी जरूर जाती है। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए, यानी कोई पुरुष अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो, तो एक बारगी हमारा समाज इस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। बेंगलुरु के कंप्यूटर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर मौत को गले लगा लिया। सुसाइड से पहले अतुल ने 24 पेज का एक सुसाइड नोट और करीब 80 मिनट का वीडियो बनाकर छोड़ा है, जिसमें उसने पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 2019 में हुई थी। उनका एक 4.5 साल का बच्चा भी है, लेकिन पिछले 8 महीने से पत्नी ने जौनपुर कोर्ट में केस कर रखा है। बेंगलुरु में नौकरी कर रहे अतुल को कोर्ट के बुलावे पर 40 बार जौनपुर आना पड़ा। अतुल के भाई विकास मोदी ने बताया, मेरे भाई की पत्नी उससे 8 महीने से अलग रह रही है। उसने मेरे भाई और परिवार पर कई झूठे आरोप लगाए थे। भाई ने इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। हमारे देश में कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। क्या केवल महिलाओं का ही उत्पीड़न होता है, पुरुषों का नहीं होता? क्या मौजूदा दहेज उत्पीड़न कानून एक तरफा है? क्या आम इंसान को कोर्ट में इंसाफ मिलना अभी भी बहुत मुश्किल है? क्या इस मुद्दे को समाज भुला देगा या फिर कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा होगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है, उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके, निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल ने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे, या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है? क्या कभी भी चर्चा होती थी कभी भी? सर, उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना। भाई एक बार बात तो कर लिया, एक बार हम लोग से बात तो कर। खुद आकर के आप लोग के पास जमा करेंगे, इस तरह का काम करेंगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा। 1 मिनट आ तो जाइए, आप लोग का कैमरा बंद कीजिए। आइए एक मिनट सुन तो लीजिए। बंद कर ले, थोड़ा सा बोल लीजिए। भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील पुलिस आएगी, सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी, हमको भी बुलाया जाएगा। तो
शौक में भी और शौक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए, एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। पूरा देश में चर्चा का विषय बन गया है। आप सुन रहे थे अतुल सुभाष मोदी, जिन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड लेटर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उनका बयान सुना आपने, ये उनकी पत्नी देख रहे हैं आप तस्वीरों में। और आपने ये देखा कि जब रिपोर्टर उनके घर गया तो उनकी जो सास हैं निशा सिंघानिया और उनके साले अनुराग ने किस तरह मीडिया से कहा कि हम बात नहीं करेंगे, आप हमको रिकॉर्ड मत करिए। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जिस अतुल सुभाष मोदी की माँ हैं, ये उनके साले हैं, देख रहे हैं आप इस समय। ऊपर छत से धमका रहे हैं रिपोर्टर को जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये अतुल सुभाष हैं। तो इस पूरी कहानी में बहुत सारे सवाल हैं सिस्टम पर, और कोर्ट के मामले में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। जौनपुर कोर्ट जहां वो जाते थे वहां किस तरह उनका उत्पीड़न हो रहा था, रिश्वत मांगी जा रही थी, वो तमाम बातें कही हैं। अब उनका अस्थि कलश क्या होगा, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएं। उनकी मां रो रही है। पटना एयरपोर्ट पर मां बेहोश हो गई। अस्थि कलश लेकर परिवार पहुंचा था। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मां ने कहा, मेरे बच्चे को बहुत टॉर्चर किया गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। पिता बोला, बेटा हम लोगों को कुछ बताता नहीं था, इसलिए कि माँ बाप दुखी होंगे। सारा बयान रिकॉर्ड करके दे गया है। अब हमारी न्याय प्रणाली कमजोर है, लेकिन क्या इंसाफ मिल पाएगा? भाई पूछ रहा है, उसने सिस्टम से लड़ते हुए जान दे दी है। एक एनजीओ है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जिसके लगातार संपर्क में थे अतुल सुभाष, और उनसे कह रहे थे कि हमें इंसाफ दिलाइए, लेकिन वहां से भी उनको इंसाफ मिल नहीं पाया। उन्होंने कहा था, अतुल सुभाष ने कहा अपनी आखिरी इच्छा में, अगर इंसाफ नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। ये बहुत बड़ा बयान है सिस्टम पर। उन्होंने कहा, ताकि मेरी आत्मा को हमेशा लगे कि सिस्टम से न्याय नहीं मिल सकता। एक तख्ती मिली है उनके कमरे से, जिसमें लिखा है, इंसाफ मिलना बाकी है, जस्टिस इज ड्यू। कई बहुत सारे सवाल हैं। निकिता की मां ने अपने बयान में कहा है कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, हमने कोई उत्पीड़न नहीं किया है। अतुल सुभाष को फ्रस्ट्रेशन था और उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल कर सुसाइड कर लिया है। अब हमें दोषी न समझा जाए, हमने कोई गलती नहीं की है। कौन तय करेगा गलती की कि नहीं की? 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे उनसे। 34 साल के एआई इंजीनियर की कमाई कितनी रही होगी जो वो इतने 15 लाख वो दे चुके थे। 3 करोड़ की मांग थी। कोर्ट में लगातार मुकदमा चल रहा था। कोर्ट रिश्वत, वहां जब जाते थे तो वहां कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगते थे, वो उनको देना मजबूरी थी। 40 चक्कर बेंगलुरु से जौनपुर के लगा चुके थे वो पिछले 2 साल के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंसान जो नौकरी करता है कारपोरेट की, उसको कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, कितना नुकसान कर सकता है, उसका कैरियर बर्बाद हो रहा था। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर समाज को सोचना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी है और जिस पर अब लगातार चर्चा हो रही है। आपने कंगना रनौत की बाइट भी सुनी, जो सांसद है मंडी की और एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत इसकी कोई बॉडी बननी चाहिए जो पुरुषों की बात भी सुने। आखिरकार समाज में महिलाएं भी पुरुषों का उत्पीड़न करती हैं। भले अधिकांश मामलों में पुरुष जो है दोषी होते हों, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे जरूर होते हैं जब महिलाएं भी वाकई उत्पीड़न करती। पढ़ी लिखी महिलाएं इस देश में अब इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो कानून का बेजा इस्तेमाल कर लेती हैं
और सिस्टम चूंकि हर बार यही समझता है कि देखिए पुरुष है तो उसने जरूर गलत काम किया होगा। इस तमाम सवाल हैं जिन पे आज बहस होगी। और एक वकील साहब हैं जिन्होंने निकिता के वकील हैं, उन्होंने कहा है उनका पक्ष रखते हुए कि हमने केवल मेंटेनेंस का केस किया था। इंजीनियर की 84,000 रुपये सैलरी थी, लड़की भी दिल्ली में अच्छा खासा कमाती थी, दोनों का एक बेटा था। कोर्ट ने सभी चीज़ों को देखते हुए इंजीनियर को 40,000 महीने की मेंटेनेंस देने की बात कही थी। 84,000 की सैलरी में आधी सैलरी मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने फिक्स कर दी। 40,000 रुपये इंजीनियर को ज़्यादा लग रहे थे, उसने इन सब की वजह से सुसाइड करने की बात कही है। इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं, वकील साहब कह रहे हैं। ऑर्डर कभी गलत नहीं लगता है। अगर आपको गलत लगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, वहाँ अपील कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जज की कोई गलती नहीं है। पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। उसने सुसाइड क्यों किया ये हम लोगों की समझ से परे है। सुसाइड की वजह और फैक्ट सामने आएंगे तभी कुछ आगे कह पाएंगे। ये जो है पक्ष है निकिता के परिवार का, जो महिला जिनके साथ उनकी शादी हुई थी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और इस बेहद दुख वाले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज दीक्षित हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत तनुज दीक्षित। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी दिल्ली के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत राव साहब। और नवीन दुबे साहब है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रेखा जी हैं, एक्टिविस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद दुखद मामले पे हम आप चर्चा कर रहे हैं। समाज को हिला देने वाला ये मामला है। सबसे पहले रेखा जी आपके पास से आना चाहूंगा। आप बेहतर तरीके से समझ सकती है एक महिला का दर्द क्या हो सकता है और जो पुरुष का की परेशानी है वो क्या हो सकती है। इस पूरे मामले में आपने जान लिया होगा इंजीनियर साहब ने जो पत्र लिखा है, जो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और वो कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने सिस्टम सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। कितना दर्द रहा होगा जब वो ये बोल रहे होंगे, जब लिख रहे होंगे, जब एक इंसान बेचैन होकर सुसाइड करने जा रहा है। क्या लगता है आपको, किसकी गलती लगती है? नमस्कार आप सभी को, एएनबी न्यूज को भी जी थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने ज्यादा परेशान थे अपने टॉक्सिक रिलेशंस को लेकर, और ये जो हमारा करप्ट सिस्टम है जिसपे उन्होंने उनके आखिरी वर्ड यही थे, जस्टिस इज ड्यू। करप्शन से परेशान, टॉक्सिक रिलेशन से परेशान उन्होंने जान दी है और अब उनकी आखिरी इच्छा भी यही उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिले। और जो 24 पन्नों का उनका सुसाइड लेटर है जिसमें उन्होंने अपने टॉर्चर की पूरी दास्तान लिखी हुई है और खुद अपने छोटे से बच्चे के लिए तड़प रहे थे। वो उनकी वाइफ एक छोटे से बच्चे को लेकर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि निकिता सिंघानिया का भी कुछ पक्ष हो सकता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा मीडिया में उनके बारे में न्यूज में तो नहीं है। हालांकि वो भी अपने वकील के माध्यम से अपने बाइट रखेंगी, लेकिन फर्स्ट व्यू में मुझे यही लग रहा है कि वो व्यक्ति हार चुका था। और ये जो करप्ट सिस्टम है, जुडिशरी के बारे में भी उन्होंने बेहतर तरीके से बताया। एक महिला जज थी जो उनपे हंस रही थी। खास करके जब शादीशुदा जिंदगी में जब तनाव होता है ना तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड वो थे लेकिन फिर भी वो एक बढ़िया से जॉब कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी में और अच्छा अर्न भी कर रहे थे। 40 टाइम्स वो जौनपुर भी जा चुके थे, जो कि कोर्ट में कभी सेकंड पक्ष जो है मतलब उनकी वाइफ का वो नहीं आती थी, कभी स्ट्राइक रहता था। इस तरह के न्यूज में आ रहे हैं इस तरह के मामले। तो मुझे लगता है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान, हताश थे और उन्होंने जान दे दी। उन्हें न्याय मिलना जरूरी है और ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही टॉर्चर होती हैं, पुरुष भी टॉर्चर होते हैं। ठीक है। और जो पुरुषों को लेकर जो ये स्टीरियोटाइप है ये टूटना चाहिए। ठीक है। एलन राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, आपने तो अपने कैरियर में बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे। क्या हमारा जो सिस्टम है वो केवल इसलिए जो है पुरुष को दोषी मानता है कि महिलाएं जो है ऐसा नहीं कर सकती, जबकि आज के समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, वो कानूनी दांव पे सारा समझती हैं, सिस्टम में कैसे इस्तेमाल करना है ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। वरना बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब पुरुष भी उत्पीड़ित होते हैं। तो ये सवाल जो हमारी पुलिस व्यवस्था है इसमें क्या कोई हेल्प मिलती है? देखिए, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और आपने बहुत ही ज्वलंत टॉपिक आप इसमें डिस्कशन में लाए हैं जो कि आम पब्लिक इंटरेस्ट की बात है।
और बहुत ही दुखद ये सुसाइड की जो कहानी अभी 24 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखी है, बहुत दुखद है और सबकी संवेदना इसके साथ है। लेकिन साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। और मैं ना तो वुमेन पक्ष की बात करूंगा ना आदमी पक्ष की, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जहां तक कि मैं 36 साल का मेरा इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है, पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको मालूम होता है सच्चाई क्या है, और सच बोल रही है या आदमी सच बोल रहा है। वो क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ऐसा प्रकार का उसको एक एक्सपीरियंस होता है तो उसको सच्चाई मालूम हो जाती है, लेकिन वो कानून के रास्ते में चलते हुए कानून के तहत ही केस बनाकर कोर्ट में भेजता है। यहाँ पर अतुल जी की जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि वो बेंगलोर में रहते हैं, जौनपुर में उनका केस है और 40 बार वो कहते हैं आना जाना हुआ। ये उनको सबसे बड़ा दुखदायी लगा, क्योंकि एक तो आने जाने का उनका खर्चा और एक वहां छुट्टी लेना, उसकी ऑफिस से छुट्टी लेना, ये खर्चा। सबसे ज्यादा दुख उनको इस प्रकार से हुआ है। और कुछ ना कुछ एलिगेशन उसके ऐसे हुए होंगे ताकि उनको ऐसा लगा कि झूठे एलिगेशन में मुझे ड्रैग किया जा रहा है, छोटे बच्चे को लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आने के बाद में उन्होंने इतना बड़ा सख्त कदम उठाया, क्योंकि अदरवाइज कोई आदमी हंसते खेलते परिवार में है और अच्छी भली उसकी नौकरी है तो वो क्यों अपना सुसाइड करेगा। लेकिन वास्तव में इस केस से वो वास्तव में परेशान हुआ है। नॉट ओनली दिस अतुल, ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत से अतुल हैं जो कि आम परेशानी में गूंज रहे हैं, लेकिन उनको मैं एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि ये अपने जीवन को अंत कर लेना ही एक बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। वो अपने काउंसलिंग कराएं, अगर डिप्रेशन में तो काउंसलिंग करें और कोशिश करें कि जिंदगी में ये मुसीबतें आती है तो उसको फाइट करना सीखें, बोल्डली फाइट करें और कहीं ना कहीं न्याय कभी न कभी जरूर मिलेगा। हमारे देश में नो डाउट इसमें है कि जस्टिस देने में देरी होती है और ये सिस्टम की मैं समझता हूँ जुडिशियल सिस्टम की क्या कमी है, या जजेस की शॉर्टेज है, या केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी लंबी लंबी डेट्स लगती हैं। और मैं समझता हूँ 40 बार अगर गए हैं तो 40 डेट्स में कम से कम 4 साल केस चला होगा, कम से कम बता रहा हूँ, वरना ज्यादा भी चला होगा। और ये ऐसे ऐसे केसेज हैं जो कि 10-10, 20-20, 25-25 साल तक चलते हैं। वो केसेज में आदमी थक जाते हैं, आदमी बीच में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। लेकिन हमारा सिस्टम में क्योंकि देरी जस्टिस में हो रही है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए कुछ न कुछ। अगर जजेस की इसमें देरी है, जजेस की कमी है तो उनकी वो करें ताकि आम जनता को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले। और मैं समझता हूं कि इसमें जुडिशरी और जज की कोई इसमें गलती हो नहीं सकती, क्योंकि जो जज तो अपने न्याय जो करते हैं वो तो एविडेंस बेस्ड पे न्याय करते हैं। अब जैसे कोई दिए होंगे इनकम का या इनकम एफिडेविट मांगते हैं, ऐसे मेंटेनेंस के केस में इनकम एक्सपेंडिचर वो दोनों तरफ से मांगकर फिर वो डिसाइड करते हैं कितना उनका मेंटेनेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हमारे साथ एल राव साहब एक एडवोकेट साहब भी हैं, तनुज दीक्षित जी, बेहतर बता सकते हैं कोर्ट के बारे में। तनुज जी, चूंकि आप कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और आप राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं, तो जिस तरह का ये मामला है आपने समझ भी लिया होगा। 84,000 रुपये सैलरी थी उनकी, उसमें जाहिर तौर पर इनकम टैक्स का डिडक्शन भी होता होगा, और जो कोर्ट ने है 40,000 रुपये महीना उनकी पत्नी को देने का गुजारा भत्ते के तौर पर फिक्स किया। अब जो 40,000 रुपये उनके पास बचते भी होंगे, मान लीजिए उसमें बहुत सारे खर्चे हैं, उनको आना जाना ये वो शायद उसको भी नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट का जो आना जाना चक्कर था। तो एक तरह दोहरा टॉर्चर नहीं उनके ऊपर जो है, उनके हर महीने सैलरी कट डिडक्ट हो जा रही थी और वो जो बच रहा था उसमें वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, उनको लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने कहा मेरे ही पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे कोर्ट पुलिस उसको सैलरी जाती है वो मजबूत हो रही है, और मेरा पैसा जो कटता है उससे मेरा परिवार 15 लाख रुपए वो दे चुके थे अपने ससुराल वालों को, उनसे 3 करोड़ मांगे गए थे। इस पूरे मामले में आपको लगता है कि इंसाफ हो रहा था कहीं पर? देखिए, अतुल सुभाष के केस ने इस देश भर के एक डार्क कॉर्नर को उजाले में ला करके खड़ा कर दिया है। ये वो सच उनके सुसाइड के बाद देखने को मिल रहा है देश में, जो आज लगभग इस देश में 26 राज्यों के अंदर 11.5 लाख से ज्यादा अत्यधिक मामले फैमिली कोर्ट्स में लंबित हैं। ये उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं रोशनी डालता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ ये मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी बेहद सजग है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में बोल चुका है कि 498 में 1 दिन के अंदर बेल दी जाए, और जब तक टेंजिबल फिजिकल इंजरीज या फिर डेथ का मामला ना हो तब तक उनकी जमानत को रोकना नहीं है।
ये बहुत बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुका है। और आज जैसे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नारायण लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना की जो केस है उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने दिया और उन्होंने ये टिप्पणी करी कि कहीं ना कहीं अब 498A के मैटर्स इस देश में बतौर हथियार यूज किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर चिंतन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है और ये एक बहुत ही संदिग्ध मामला भी है। देखिए, संवेदनशील के साथ एक ऐसा मामला अभी मैं बयानों में सुन रहा था, अपने चैनल पे आपने बताया कि किस तरीके से उनके वकील ने कहा कि केवल मेंटेनेंस का केस था, वहीं जो 24 पन्नों का सुसाइड नोट अतुल सुभाष का जो प्राप्त हुआ उसमें 9 केसेस का उसमें उल्लेख है, 9 केसेस इनके अगेंस्ट लगाए थे जिसमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हैरेसमेंट, मनी और डोमेस्टिक वायलेंस और ना जाने क्या क्या उसमें चीजें थी। देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं नवीन जी ये बहुत ही एक संवेदनशीलता से अगर समझे तो कहीं ना कहीं ये मानसिक क्रुएलिटी थी एक तरीके से, जो उनको कहीं ना कहीं दबाव था। बिल्कुल, ये मानसिक जो है तनाव था जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमारे साथ नवीन दुबे जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता। नवीन दुबे साहब, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि अगर महिलाओं के साथ ऐसा होता तो कोई ना कोई आंदोलन छिड़ जाता। क्या आपको लगता है ऐसे मामलों में कोई आंदोलन होना चाहिए, क्या होगा? बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये विषय सामाजिक है। मेरे घर में अगर बेटी है तो बेटा भी है, और बेटी की भी शादी हुई है और बेटी की भी हुई है। समाज को जागरूक होने की जरूरत है सबसे पहले। अतुल के मामले में मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं इस मामले में निकिता के पक्ष से या अतुल के पक्ष से कौन से रिश्तेदार ऐसे रहे, कौन से सामाजिक लोग ऐसे रहे, कौन से ऐसे मुअज्जिज लोग बीच में रहे जिन्होंने कोई पैरवी करी और इन दोनों को वापस जोड़ने की कोशिश की हो। मुझे कोई नाम ऐसा सुनने में अभी तक ये शादी मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी, मैट्रिमोनियल साइट से। और ये बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि इसमें कहीं जो है रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं थे और वो अपने परिवार को बताते नहीं थे कि वो परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। साइट पे जब आप जाते हैं, शादियां करते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैट्रिमोनियल साइट की है कि क्या वो वेरीफाई करते हैं कि ये आदमी जो लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो सच है या झूठ है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर लड़की की शादी आप लड़के के साथ मैट्रिमोनियल साइट पे जाके कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको चेक करना पड़ेगा। और लड़के वालों की जिम्मेदारी है कि लड़के पक्ष के बारे में चेक करेंगे कि भाई उनकी रिश्तेदारियां कहाँ हैं, कौन लोग हैं और उनके परिवार के कौन मुअज्जिज लोग हैं जो कभी भी किसी स्थिति में सामने रहेंगे। जब शादी संपन्न हुई होगी तो उसमें कन्यादान की परंपरा होती है। हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो 7 जन्म की गठबंधन की व्याख्या करती है कि पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। तो पहली चीज अगर हम उसको मानते हैं तो ये व्याख्या हमें समझनी चाहिए कि रिश्ता न माता ने किया, न पिता ने किया, न किसी मैट्रिमोनियल साइट ने किया। ये ऊपर वाले ने बनाया था, इसको हमें निभाना है। अब दोनों के बीच में यदि व्यवधान आ रहा है तो पहली भूमिका होती है वरपक्षीय माता पिता की और वधुपक्षीय माता पिता की कि आपस में बैठ के बात करिए। नहीं होती है तो दोनों के दोस्त होते हैं, दोनों व्यक्ति पढ़े लिखता भी पढ़ी लिखी थी, अतुल भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उनके दोस्त भी रहे होंगे। तो ये दोस्त लोग आपस में बात करते, बैठालते दोनों को। कहीं ऐसी कोई काउंसलिंग मुझे कहीं पूरे एपिसोड में दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें एक एनजीओ इन्वॉल्व था। एनजीओ का नाम था सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जिसपे उन्होंने वीडियो भेजा और एनजीओ के हेल्प मांग रहे थे। वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया था। मैं एक बार फिर नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा। एलन राव साहब, इस पे कानूनी प्रक्रिया में सवाल, क्या इसमें कोई केस बनता है? क्या अब आगे कोई किस तरह जांच होगी? क्या सजा हो पाएगी निकिता के परिवार को, या कोई इस तरह, क्योंकि उन्होंने कहा अस्थियां अगर इंसाफ नहीं मिले तो गटर में बहा देना। आपको लगता है कि अस्थियां विसर्जित होंगे या गटर में बहाई जाएंगे? देखिए, जनरली ऐसे सुसाइड नोट्स के बेस पे पुराना जो आईपीसी ऑफेंस था 306 में केस दर्ज होता है, यानी अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। बट वो केस कितना सक्सेस रहेगा वो ट्रायल की बात है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं समझता हूँ इस सुसाइड के आधार पर एक क्रिमिनल केस जरूर दर्ज होगा और या हो गया होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई होगी। इसमें एविडेंस देखना है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं वो एलिगेशंस क्या सच्चे हैं
उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो एलिगेशंस किसी पे लगे हैं तो वो कौन कौन जिम्मेवार है, उनके आधार पर फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंस होगा उसके साथ में उसकी कार्रवाई होगी। अभी इमीडिएटली इसमें कोई अरेस्ट नहीं हो सकी, लेकिन हाँ एविडेंस जैसे जैसे आती रहेगी उसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया राव साहब, रहेगी। जो उन्होंने वीडियो जारी किया, अपना बयान दिया मरने से पहले, जो है जो लेटर जारी किया है, वो एविडेंस नहीं माना जाएगा? डेफिनेटली, वही तो मैं कह रहा हूं, उसी के बेस पे केस दर्ज होगा। और वो डिफेंस है, वो पुलिस डायरेक्टली उसके ऊपर केस दर्ज करने के बाद में जनरली सुसाइड के ऐसे केसेस में, सुसाइड नोट्स के केसेस में जनरली पुलिस क्रिमिनल केस दर्ज करती है। वो क्रिमिनल केस पुराना आईपीसी के सेक्शन में बता रहा हूं, वो नए में अब चेंज हो गया 306 आईपीसी, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, इसकी डेफिनेशन है। उसमें केस दर्ज करने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, और पुलिस करने के बाद में जो भी नतीजा इसके इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी हिसाब से कानूनी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो नवीन दुबे साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। बातें कहना चाह रहा हूँ, देखिए ऐसा, ये तो बात की प्रक्रिया है, अलग विषय है, समाज का विषय ये बहुत बड़ा है। ये अतुल की मृत्यु नहीं हुई है, इस देश के अंदर सिस्टम की भी एक मौत हुई है। क्या जुडिशरी जिम्मेदार नहीं है? वो जज जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इस मामले को पिछले लंबे समय से लटकाए रखा? उसमें 20, 25, 40 हियरिंग हुई है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अधिक से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करिए, पब्लिक को टॉर्चर ना किया जाए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गाइडलाइंस है 498A के मामले में कि जब तक पूरी पुख्ता जांच ना हो जाए गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल दीजिए आप उनको। नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी। दूसरी चीज आती है, इस समाज के अंदर हमारे तमाम संगठन काम कर रहे हैं, तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं, तमाम लोग लगे पड़े हैं। क्या पुलिस थानों की, मैं राव साहब आपसे पूछना चाहता हूं, महिला पुलिस थानों की वास्तविकता से अगर आप रूबरू हुए होंगे और ऐसे मामलों में अगर आप किसी लड़के के पद से गए होंगे तो किस तरीके का बिहेवियर रहता है थाना प्रभारी का? बिल्कुल तो तड़ाक करके बात की जाती है वहां पे। तो आप उस इज्जतदार आदमी की इज्जत को उतार देते हैं वहां पे बैठ के। कारण क्या है कि एक प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन नहीं होना चाहिए निश्चित तौर पर। देखिए 498 एक्ट ये जब लाया गया था, इसका सबसे बड़ा विषय ये था कि भाई महिलाओं को न्याय मिले। कौन सी महिलाओं को न्याय मिले? जो पढ़ी लिखी नहीं है, कमजोर, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं, जिनको जानकारी नहीं है कानून की। यहाँ इस केस में दोनों लोग पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड फैमिली थी। और वहां मैं अगर सबसे बड़ा दोष मान रहा हूं आज की तारीख में, एक हत्या आत्महत्या नहीं हुई है, सबसे बड़ा तो SC/ST एक्ट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना। 20 साल विष्णु तिवारी जेल में काट के आया ना अपनी जवानी के, परिवार खत्म हो गया उस आदमी का। इस देश के कानून ने तो किया है, इस देश की जुडिशरी ने तो किया है। किसने किया भाई? हम किसको दोष दे रहे हैं और किसको हरिश्चंद्र मान रहे हैं? क्या न्याय प्रणाली वास्तव में आज की तारीख में ईमानदारी से काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, सबसे पहला नाम अगर उसने किसी का लिया है अतुल ने, तो उसने अतुल सुभाष ने पहला नाम ही लिया है कि वहां की जो जस्टिस फैमिली कोर्ट की। तो भाई दुबे साहब ये भी कहा है कि वहां जो मुझे लग रहा है, मैं आपको बता दूं जी, मुझे लग रहा है कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले उस जज को आउट ऑफ द कोर्ट करने के बाद उसकी जांच कराएंगे। देखिए न्याय की परिधि में न्याय की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है कि आपको निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। प्रिजम्पशन पे कोर्ट के न्याय नहीं चलते हैं। 354 में भी मैंने यही देखा है, सैकड़ों मामले फर्जी आ रहे हैं। साहब लड़के ने घूर के देखा, लड़का अपनी साइकिल चला रहा था, गिर गया, आपके अगल बगल गिर गया, आपने मुकदमा लिखवा दिया 354 का। अजब तमाशे चल रहे हैं इस देश के अंदर। और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा मैं आपको, मुकदमा लिख जाता है, दरोगा जी चार्जशीट फाइल कर देते हैं, फर्जी चार्जशीट फाइल हो जाती है, लेकिन दरोगा जी का दंड क्या है भाई? दूसरे आदमी को दोषी सिद्ध नहीं हुआ, बरी हो गया। दरोगा जी को क्या दंड मिला? उन्होंने चंद पैसे लिए, चार्जशीट में अपने हिसाब से बना दी। तो ये प्रणाली ही गलत है, मॉनिटरिंग सिस्टम गलत है हमारे यहाँ, उसको ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम पे सवाल है। रेखा जी, दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष जो है वो ज्यादा आत्महत्या करते हैं। अगर हम WHO के रिकॉर्ड देखें तो वो कहता है कि हर 1 लाख मर्द में से दुनिया भर में करीब 12.5 सुसाइड जो होते हैं जान देते हैं, और उनमें जो 12.5 लोग होते हैं वो पुरुष होते हैं।
और महिलाओं की दर है 5.5, यानी महिलाएं तकरीबन आधी हैं, सुसाइड ज़्यादा नहीं करती हैं, पुरुष ज़्यादा करते हैं सुसाइड। और एनसीबीआरबी के जो हमारे जो आंकड़े हैं वो 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद जो आंकड़ा है 18 से 30 और फिर लास्ट में 45 से 60 साल की उम्र के लोग सुसाइड के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। और हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं पूरी दुनिया में, और जो मरने वाले लोगों का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होता है सुसाइड। तो अकेले भारत में ही संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता की बात है कि पुरुषों की सुसाइड, कहते हैं कि पुरुष बहुत टफ होता है, बड़ा मजबूत होता है, महिलाएं कमज़ोर होती हैं। ये जो आंकड़े होते हैं ये कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। और सुसाइड करने वाले हर 10 में से 6 या 7 पुरुष होते हैं, जबकि महिलाओं की संख्या इसमें कम होती है। ये जो आंकड़े हैं, जो तस्वीर पेश करते हैं, इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि जो समाज का नज़रिया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संवेदनशीलता आनी चाहिए? रेखा जी। तनु दीक्षित जी, जिस तरह से ये मामला आप देखते हैं, इसमें जो कोर्ट है कुछ सुधार कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, जैसे दुबे जी कह रहे हैं कोर्ट संज्ञान लेगा, तो आपको लगता है किस तरह का वो अपने निर्देश दे सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया पहले ही सर्वोच्च न्यायालय अपना संज्ञान ले चुका है। पहले इसके मामले में जो गाइडलाइंस है वो देश में है मौजूदा स्थिति में, लेकिन अब जिस तरीके से है, निश्चित रूप से देखिए इसमें काफी सारे संवेदनशील ऐसी चीजें हैं जो अब सबके सामने आनी भी है, और उनमें धाराओं में मामले रजिस्टर्ड भी होंगे। जिस तरीके से अबेटमेंट फॉर सुसाइड एक करके धारा 108 बीएनएस की, वो इसके अंदर इंप्लीमेंटेड हुई है शायद केस में। इसके अतिरिक्त फर्निशिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो कि सेक्शन 177 मौजूद था आईपीसी में और बीएनएस में सेक्शन 212 में है, वो भी मेरे हिसाब से इसके अंदर इंपोज्ड होगा, क्योंकि काफी सारी जानकारियां जो है वो झूठी और गलत प्रोवाइड की गई थी। तो ऐसे में ये भी बहुत फैक्टर मैटर करता है। वहीं जिस तरीके से हम सुसाइड स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे नवीन जी, तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारत में मान लीजिए अगर कोई 100 सुसाइड के केस होते हैं तो उसमें से 76.6% मैरिड होते हैं जिनकी सुसाइड केसेस में, और इन 76.6% में से 80% मेंस होते हैं। तो ये बहुत मेजर आंकड़ा है, बहुत मेजर, मतलब लगभग 100 में से 60 पुरुष होते हैं। ये एक कहीं ना कहीं इस तरह के आंकड़े जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है। और देखिए, अब बात सिर्फ आंकड़ों तक सीमित ना रहे, इस तरीके के मामले आगे हमें और ना देखना पड़े, जिससे कि जो पीड़ा है ये सभी को महसूस हो। ऐसी कोई स्थितियां इसके लिए अलग से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 498A जैसे जो सेक्शन है इनमें भी इनहेंस करने की आवश्यकता है, एक संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की गुहार न्यायालय में लगा सके। तनुज जी, यहाँ पे एक सवाल बनता है, जो मौजूदा दहेज उत्पीड़न कानून है जिसमें जो वो क्या महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ आपको लगता है, उसमें संतुलन की जरूरत है? बिल्कुल संतुलन की आवश्यकता है। वही मेरा सोच में भी है कि एक संशोधन इसमें होना चाहिए सेक्शन में, जिससे पुरुष भी अपनी कहीं ना कहीं अगर कहीं वायलेंस से या मेंटल हैरेसमेंट से या इस तरह किसी चीज से प्रताड़ित है तो वो भी अपनी शिकायत न्यायालय तक रख सके। ऐसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इस देश में आज भी कहीं ना कहीं मैटर रखता है, और मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी की बहुत आवश्यकताएं हैं। जी डॉक्टर रेखा कुछ कह रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि 498 का जो बेजा दुरुपयोग हो रहा है, महिलाएं पहले के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख, आवाज चली गई है। विजय दुबे साहब, बात वही है, विजय दुबे साहब, बात वही है कि महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, कानूनों का दुरुपयोग करना उनको आ गया है। इसमें जो कानून बनाए गए थे वो उन महिलाओं के लिए बनाए गए थे जो वाकई अपना जो है अपनी रक्षा नहीं कर पाती, उनके लिए कानून का सहारा दिया गया था। लेकिन महिलाओं ने इसका बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको? उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है सुसाइड करने से पहले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, क्या उनकी गुहार सुनी जाएगी? नहीं, देखिए, असल में जब ये कानून बने थे और
जब इस बात का समाज में प्रचलन था कि भाई पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, बेसिक जो मानना था कि भाई दहेज उत्पीड़न का जो मामले थे उसको लेकर के आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुई थी। और जब ये कानून आया तो उस वक्त समाज में ये बहुत मान्यता बहुत स्पष्ट थी कि भाई पुरुष प्रधान समाज है और जो पुरुष है वो महिलाओं को प्रताड़न की वक्त जो बात और दहेज उत्पीड़न वाले खास मामले हैं जिसमें कि आज भी वो उसी तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि आज से काफी समय गुजर चुका है। अब अर्बन सोसाइटी काफी डेवलप हो चुकी है और महिलाओं की जब बराबरी की बात की जाती है तो एक तरफ तो जो कानून बनाने वाले जो हाउस है वही कहते हैं साहब की बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं को, उनको बराबरी से आप लड़के और लड़कियों में भेद मत करिए। लेकिन जब हमारी कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में ही जब हमने चीजों को एक अपना खास नजरिया दिया हुआ है तब काम जो है कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, तो क्या बदल देखिए भाई आज बिल्कुल बहुत विजय दुबे जी बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने, इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, सवालों को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म एक बार फिर आपका स्वागत। आज बात कर रहे हैं बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या समाज में सभी पुरुष जो है वो उत्पीड़न ही करते हैं या उत्पीड़न के शिकार भी हो जाते हैं? तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान, एक बार फिर उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं तनुज दीक्षित जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, नवीन दुबे साहब हैं सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर रेखा एक्टिविस्ट हैं, विजय दुबे साहब हैं पत्रकार। डॉक्टर रेखा जी, आपकी बातें हम जानना चाहेंगे महिलाओं के संदर्भ में। महिलाएं जब इस तरह का कदम उठाती हैं, जब किसी को परेशान करना चाहती हैं, पति या किसी भी को, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? और दूसरी बात जो है, चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, क्या मजबूरी रहती, क्यों नहीं कानून के पास गए? क्या इनके पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे जो उन्होंने ये कदम उठाया? एक्चुअली 498 का जो दुरुपयोग हो रहा था, निकिता सिंघानिया जी जो कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही थी, तो एक तो पहला क्या होता है, जब बदले की भावना आ जाती है ना खुद के खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, तो बदले की भावना से उन्होंने 3 करोड़ रुपए की एलिमनी डिमांड की थी, जो कि वो कहीं से भी पूरा नहीं कर सकते थे। 80,000 की पर मंथ की सैलरी थी, उसमें भी 40,000 डिडक्ट होकर ही उनको मिल रहे थे। अतुल जी काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। मैं एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कई महिलाओं से भी मिलती हूँ। जो अगर कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस नहीं करना चाहती हैं, अगर उनके इन लॉज अगर उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। जब वो कानून के पास जाती हैं, थाने में जाती हैं, तो प्रशासन, पुलिस ऑफिसर उनको ये सलाह देते हैं कि जब तक अगर आप उन महिलाओं के पास कौन से हथियार है पुरुषों के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, सबसे फर्स्ट में आता है डोरी एक्ट, दहेज उत्पीड़न कानून। दहेज उत्पीड़न कानून में सबसे पहले है कि आप हस्बैंड को इन्वॉल्व करो। अगर आपका हस्बैंड नहीं है, अगर वो गिल्टी नहीं है, फिर भी अगर हस्बैंड को जब तक कि फ्रेम ना करो तब तक केस रजिस्टर ही नहीं होगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हम मुझसे आकर अपना वाक्य शेयर करती हैं, तो वो पीछे हट जाती हैं कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को फ्रेम नहीं करूंगी, तो उनके पास दहेज उत्पीड़न का केस रजिस्टर ही नहीं होगा। लेकिन ये एक तरफ निकिता सिंघानिया जैसी पढ़ी लिखी और केपेबल, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट लेडीज हैं जो कि बेचा दुरुपयोग कर रही है कानून का। इस हद तक उन्होंने अतुल जी को टॉर्चर कर दिया, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हिम्मत टूट गई। एक नहीं, उनके साथ उनके अगेंस्ट साथ साथ बहुत ही क्रूएलिटी के साथ जो उनका सामना हुआ, ये जो कानून के बारे में कानूनी लहजे में अगर बात किया जाए तो यहाँ तक कि हत्या तक का मामला उनके ऊपर चला गया कि हत्या का प्रयास भी कर सकते हैं अतुल जी, जो कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मैं देख पा रही हूँ। उन्हें सारी उम्मीद टूट गई है, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने यही कहा है, जस्टिस इज ड्यू। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि उनकी जो अस्थियां है वो गंगा में विसर्जन हो, ना कि गटर में। विजय जी,
आपने तो पूरे पत्रकारिता करियर में बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें पुरुषों का उत्पीड़न भी होता है, महिलाओं का भी होता है। हम लोग खबर महिलाओं के उत्पीड़न पे बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं, बनाते हैं महिलाओं को उत्पीड़न हुआ, लेकिन पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता है क्योंकि समाज की एक सोच है, फिक्स है कि पुरुष ही उत्पीड़न करता है। लेकिन जब दौर बदल गया है, आज के दौर में जिस तरह से सारे संसाधन सबको मिले हुए हैं, यूट्यूब वगैरह है, सबको अवेलेबल है, सब अपना सलाह ले सकते हैं, तमाम सलाहकार जो है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो महिलाएं बड़ी शिक्षित हो गई हैं और शिक्षा का दायरा बहुत बढ़ते बढ़ते जो है वो गाँव तक भी पहुँच गया है। लेकिन शहरों में तो खैर ज़रूर है। आपको लगता है कि ऐसे मौके पर थोड़ा संशोधन होना चाहिए कानूनों में और संवेदनशीलता आनी चाहिए? नहीं, देखिए, समय बदलने के साथ समाज में बड़ा परिवर्तन आया है और समाज में जो परिवर्तन आया है वो भाई एक बहुत बहुत मेजर चीज जो ये है कि अब पॉपुलेशन रेशियो जो है हिंदुस्तान में, जिसकी बार बार बात कही जा रही है कि अब आपको दो नहीं 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पर 60+ या ओल्डर एज के लोगों की परसेंटेज बढ़ जाए और यंग जनरेशन जो है काम करने वाली वो कम रहे। तो लोगों ने जो बच्चे जिनको जो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं या 1 बच्चे की जिन लोगों के पास में संभावनाएं हैं, उनके पास 1 ही बच्चा है, वो 1 ही बच्चा पैदा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि या तो लड़का हो या लड़की, उसकी परवरिश तो बराबर वैसी ही करनी पड़ेगी, उसको एजुकेशन वैसी ही देनी होगी, उसका डेवलपमेंट भी वैसे ही होगा। तो आप इसमें अब फर्क कहाँ रह गया? तो आज जो बदला हुआ समाज है, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिवेश है, उसमें कानून में बदलाव। भाई मैं ये बात आपको पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा पुराना आईपीसी का उसका नाम बदल दिया और उसमें कई चीजों को बदलाव किया इस बीच में, जो वो कहते हैं। ठीक है, कानून के लोग कहते हैं साहब बहुत बदलाव नहीं है, केवल नंबर बदल दिए गए। लेकिन मैं ये बात को नहीं कहता कि अगर आपने बदलाव किए हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ये बात समझा कि जो पुराना अंग्रेजों के समय का कानून था उसमें बदलाव की आवश्यकता आई। तो क्या आज जब समाज बदल रहा है, आपने डिजिटल दौर को देख लिया है, अब छोटे बच्चे पैदा होते तो मोबाइल खेलते हैं वो, जिसको कि अब कहा जा रहा है साहब कि मोबाइल पे खेलना इनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन इसमें अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा कहना यह है कि अब चीजें बहुत बदली हैं और चीजों के बदलाव के साथ में कानूनों का भी बदलाव होना चाहिए। कारण यह है कि किसी के पक्ष में होगा, अगर कानून बैलेंस नहीं है तो वो आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए इवन कहूं मैं तो दिक्कत करेगा। आज नहीं तो कल इस प्रकार के इश्यूज बहुत आएंगे और लोग आत्महत्या करने की ओर, जैसे ये तो खैर रेयर ऑफ द रेयर केसेस है कि जो है कोई आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। आत्महत्या तब आदमी उस स्टेज पे सोच सकता है ऐसा जब वो मानसिक तौर पे पूरी तरह से। लेकिन विजय जी, यहाँ एक बड़ा सवाल लोगों को परेशान कर रहा है, इतने पढ़े लिखे इंसान जिनको सारी सुविधाएं हासिल थी, क्या उनके पास कोई साधन नहीं था? कहीं वो मतलब उनका सुनवाई नहीं होती, उनको ऐसा क्यों लग गया कि सुसाइड ही अंतिम रास्ता है? मेरे सवाल आपका? हाँ, मैं कह रहा हूं कोई समाधान उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? देखिए, नहीं, ये नवीन जी, देखिए, ये जो ह्यूमन रिलेशन है, जो पति पत्नी के संबंध साफ तौर पे कहा जाए, एक परिवार की कॉन्सेप्ट जो है, ये उसमें कटुता की जो स्थिति है, और जब दो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और उनकी जो 24 घंटे की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को एक लिंक कर रही होती हैं। और खासतौर पे इस केस में तो 4 साल का एक बेटा है उसका। तो आप ये कैसे कहा जा सकता है कि 2 लोगों के बीच जिन्होंने कि एक बच्चे को जन्म दिया, अब वो आपस में इस स्तर पे पहुंच गए कि वो 3 करोड़ या सेटलमेंट या कानूनी दावपेच जो है, ये समाज के रिश्तों का परिवर्तन या एक दूसरे के प्रति जो चीजें, परिवार की जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं इस जगह पे आकर के आपको अब नए परिवेश के हिसाब से सोचना होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले मिलकर के एक बच्चे को जन्म दिया हो, वो अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और वो कोर्ट या कानूनी समाज की और परिवार की बात तो दूर रही, वो कोर्ट तक जाएंगे और लड़ेंगे, और आपस में मतलब रिश्तों का टूटना जो है वो इस हद तक इस क्या पढ़े लिखे समाज में होगा, जो कि आपस को आमने सामने खड़ा करेगा, एक दूसरे से लड़ाएगा, और उसको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और उसमें भी एक पक्ष जो होगा उसको इस बात की आस हो जाएगी कि अब इस कोर्ट से भी मुझे न्याय नहीं मिलना है, और कानून का दरवाजा जो इसमें कानूनी पहलू फिर बात करेंगे। विजय जी, एक छोटा सा ब्रेक पड़ेगा मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कानूनी पहलू पर फिर चर्चा करेंगे।
बना था उस टाइम महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब महिलाएं बहुत पढ़ लिख ली हैं और बहुत काबिल भी बन चुकी हैं। और जिस तरीके से कानून, ऐसा नहीं है, महिलाओं पे उत्पीड़न अभी भी हो रहे हैं बहुत, लेकिन सारे मामले झूठे नहीं है, कुछ मामले झूठे जरूर हैं। जो एक एग्जाम्पल है अतुल जी का, और अतुल जी सफर थे और उन्हें उनकी उम्मीद टूटी। अगर वो सही थे इसलिए उन्होंने सुसाइड किया, उनकी उम्मीद टूट गई। अगर उनकी प्रॉपर नहीं, काउंसलिंग वही मेरा होती। सवाल है, जो और मान लीजिए कोई ऐसा पुरुष देख रहा हो इस कार्यक्रम को, पुरुषों उसको के कोई एक लिए संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ और आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि पुरुष अपनी बात वहां तक पहुंचा सके। उनके लिए भी, महिलाओं के लिए शेल्टर होम बनते हैं क्योंकि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, लेकिन हाँ 10 to 20% पुरुष भी है जो कि बहुत प्रताड़ित बिल्कुल, होते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर रेखा आपने कही है। विजय जी, अब लगातार इन मामलों को देखते हैं। विजय जी, पुरुष आयोग लगता है हकीकत बन पाएगा? बनना चाहिए। विजय दुबे जी। हाँ, नहीं नहीं, पुरुष आयोग वाले देखिए, कानून सम्मत बात जो है वो कानून में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ये कहना कि साहब महिला आयोग बना है तो इसलिए पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए, मैं ये बात को इस तरह से नहीं लेना चाहता। और ये प्लेटफॉर्म है आपके पास में, अपने आर्गुमेंट्स हैं, अपनी बातें हैं रखने के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म आज बहुत सारे ऐसे हैं, कोर्ट्स तो है ही है खैर खुली हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है, अगर केवल हम यही मानते चलेंगे कि साहब पुरुष का एक जगह कहीं अगर बात कहनी हो तो उसके लिए आयोग बनाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। पहली बात तो इसकी दूसरी मांग बात तो है बहुत कि लंबे समय से हो रही है, पुरुष आयोग की मांग बहुत समय से हो रही है। विजय जी, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, इतने सारे पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। पुरुषों को लेकर जो स्टीरियोटाइप है वो टूटना चाहिए, क्योंकि जितने पढ़े लिखे पुरुष उतनी ही जो कॉन्सेप्ट जो जिस प्रकार से पुरुष को समाज में दिखाया गया है, उसको अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को अपने ही लोगों तक समझाने के लिए, चूंकि ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष जो है वो बिल्कुल अटल है, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। लॉ जो है महिलाओं को लेकर थोड़ी लिबरल जरूर है, जिसलिए दुरुपयोग हो रहा है। अगर दुरुपयोग ना होता लॉ का तो अतुल जी हम लोग के पास होते, हम लोग के सामने होते और वो अपनी बात रख रहे होते। तरुण दीक्षित जी, आप 30 सेकंड में बता दीजिए, 30 सेकंड में बता दीजिए कि अतुल जैसे लोगों को कानून से क्या मदद मिलनी चाहिए थी, क्या मिल सकती थी जो वो नहीं ले पाए? अतुल जी को कहाँ जाना चाहिए? निश्चित न्यायालय में अगर उन्हें न्याय नहीं लग रहा था कि मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो अपनी एप्लीकेशन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक PIL के माध्यम से भी दायर करके और उसमें जस्टिस ले सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी हुई है। और बिल्कुल समय खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष मोदी, जिन्होंने एक बहुत ऐसा कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था, वो परेशान हो गए, उत्पीड़ित हो गए और उनके पास थे मौके कहीं ना कहीं जाने के। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।